हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एनथ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने इल्यूमिनेशन टॉपिक पर 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जेई के डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट 23 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इल्यूमिनेशन टॉपिक पर पूछे गए हैं एसएससी जेई में, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेशन सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी जेई या डिफरेंट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं मयंक कुमार, पिछले 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने 1 साल इंडस्ट्री में जॉब किया है, एमटेक एनआईटी पटना से किया हूँ और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम्स हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लैंप एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन, यानी किसी भी लैंप यानी लाइट की एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। किसी बल्ब की एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, किसी इलेक्ट्रिक लैंप की एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, तो वो किस चीज में कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी ईटा अगर हम लिखें, मान लो अभी हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं, तो ये होता क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब देखिए लैंप इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसमें आउटपुट क्या होगा? आउटपुट लाइट होगा। लाइट मतलब क्या? लुमेन। और इनपुट क्या होता है? इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट जो आप दे रहे हो वो क्या होता है? वाट। इसका मतलब लुमेन पर वाट आउटपुट होगा, एफिशिएंसी होगा लैंप का, जिसमें आप मेजर एफिशिएंसी को करेंगे। तो ल्यूमेन पर वाट इज द यूनिट ऑफ लैंप एफिशिएंसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट वाज आस्क्ड इन एसएससी जेई 2019। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया गया रिफ्लेक्टेड लाइट बाय इंसिडेंट लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट होता क्या है? देखिए यहां पर कोई एक सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर हम मान लेते हैं कि लाइट फॉल हो रहा है। इस तरह से लाइट फॉल हो रहा है, इस लाइट को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट लाइट। दिस लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। अब देखिए यहां पर जब सरफेस पर फॉल हो रहा है तो हर सरफेस की क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होता है सरफेस का? ये सरफेस क्या करेगा कि डिपेंडिंग अपॉन द कलर और जो भी चीजें हैं, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरह से, इस एंगल से लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता जाएगा। ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट। इस कलर से आप रिफ्लेक्टेड लाइट को शो करिए, इस तरह से एरो देंगे। ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। अब होता क्या है, हम रिफ्लेक्शन फैक्टर की बात करें, मतलब हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया है? रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें कितने लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उस फैक्टर को क्या कहा जाएगा। अब आप खुद से कॉमन सेंस लगाओ, इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको चारों में सबसे सुटेबल क्या लग रहा है? कि मान लो 100 लुमेंस लाइट इन किया, मान लो 100 लाइंस इन किया, उसमें से 80 लाइंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 80% रिफ्लेक्शन फैक्टर हुआ। यानी इसे हम क्या कहेंगे इस रेशियो को? दिस रेशियो विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्शन फैक्टर। और आप दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है आपके लिए? आपसे कभी पूछेगा रिफ्लेक्शन फैक्टर लाइज बिटवीन। अब देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन दे सकता है। पहला ऑप्शन आपको देगा 0 to 1, दूसरा ऑप्शन आपको देगा 0.5 to 1, तीसरा ऑप्शन दे देगा 1 to 2, चौथा ऑप्शन दे देगा 1.5 to 2। अब आपसे पूछेगा इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है, सोचो और बताओ। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, क्योंकि आप लाइट जितना, मान लो 100 लाइंस आए नीचे, उसमें से कितना मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो सकता है? 100 ही हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम क्या होगा? रिफ्लेक्शन फैक्टर 1 होगा। और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम 0 हो सकता है। मान लो एकदम बिल्कुल ही ब्लैक सरफेस है, इसने एक भी लाइट को रिफ्लेक्ट होने ही नहीं दिया, सारे लाइट्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा? 0। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स हैज शॉर्टेस्ट और लेस टाइम
लाइफ स्पेन, मतलब कौन सा ऐसा लैंप है जिसका वर्किंग आवर्स में सबसे कम लाइफ स्पेन होता है, मतलब कौन सा लैंप बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो खराब लैंप आप क्या कहोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, ये चारों चीज नहीं सोचोगे, आप कहोगे सर जो चाइनीज लैंप होगा ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितने एलईडी देख रहे हो ना मार्केट में, सारे एलईडी अधिकतर चाइना वाले एलईडी चल रहे हैं, इसलिए आप ये मत कहना कि चाइनीज लैंप खराब होते हैं। देखो, जो बचपन में आप लोग खरीदने के लिए जाते थे 10 रुपये वाला बल्ब, उसका नाम क्या था, इनकैंडेसेंट लैंप नाम था, जिसमें एक फिलामेंट लगा रहता था। इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है, आपने लाया खरीद कर, थोड़ा सा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बढ़ा, ये गया, फ्यूज कर गया, आपका 10 रुपया गया काम से। उसके साथ साथ कभी कभी ये ब्लास्ट कर जाता था, तो पूरा जितने बल्ब का कांच शीशा वो आपके रूम में जहां तहां फैल जाता था। और ये कब होता था, जरा सा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आया, गांव में फ्लक्चुएशन काफी आता था वोल्टेज में, तो वोल्टेज बढ़ा, बल्ब गया काम से आपका। या कभी ऐसा होता था कि ज्यादा देर जलाए रख गए, 10 12 15 घंटे लाइट लगातार है, तो वो बल्ब आपका गया काम से, काफी हीट हो जाता था। लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, या एलईडी है, ये सब का लाइफ स्पैन इसके कंपैरिजन में काफी अधिक होता है, इसी की कोई लाइफ नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इनकैंडेसेंट लैंप। ये 2019 एसएससी जेईई में पूछा गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स एम्प्लॉयज, इसमें से किस लैंप में क्या रहते हैं, बायमेटेलिक स्ट्रिप रहता है। अब बायमेटेलिक स्ट्रिप मैंने कहां बताया था आपको, आप याद करिए, हमने बताया था कि ट्यूबलाइट में एक स्टार्टर भी लगाते हैं, और उस स्टार्टर को हम क्या बोलते हैं, ग्लो टाइप स्टार्टर। तो ग्लो टाइप स्टार्टर जो रहता है, इसमें हमने क्या बोला था, ग्लो टाइप स्टार्टर में एक बायमेटेलिक स्ट्रिप रहता है, और इसमें गैस भरे रहते हैं, इसमें वेपर गैस भरे रहते हैं। तो जैसे आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, गैस आयोनाइज होना स्टार्ट होता है, ये बायमेटेलिक स्ट्रिप बेंड कर जाता है, तो फिर ट्यूबलाइट फर्दर स्टार्ट होता है। इसलिए फ्लोरोसेंट लैंप में बायमेटेलिक स्ट्रिप रहते हैं, बाद बाकी मरकरी वेपर में नहीं है, इनकैंडेसेंट लैंप में नहीं है, या सोडियम लैंप में भी नहीं है। किस लैंप में रहता है, फ्लोरोसेंट लैंप में रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 एसएससी जेईई। देखिए इस क्वेश्चन से आपको अब नहीं घबराना है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कशन हो चुका है पिछले सेशन में। दिया गया कैंडल पावर ऑफ ए लैंप प्लेस्ड नॉर्मल टू ए वर्किंग प्लेन इज 60 सीपी। इसका मतलब क्या है, कैंडल पावर दे रहा, कैंडल पावर मतलब क्या आप समझ सकते हो, सी कैंडला आपने बतलाया था, कैंडला क्या था, इंटेंसिटी। आप ये समझ लो कि आपको कैंडल पावर मतलब इंटेंसिटी दिया हुआ है किसी सोर्स का या लैंप का, वो इंटेंसिटी है 60, ये आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि ये लैंप को कहां प्लेस किया गया, नॉर्मल टू वर्किंग प्लेन, मतलब ये वर्किंग प्लेन है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल, यानी ये रहा हमारा वर्किंग प्लेन, यहां पर हमने प्लेस कर दिया लैंप को, ये लैंप हमने प्लेस कर दिया, इसकी कोई हाइट होगी h, इसकी हाइट होगी h, और ये क्या कह रहा है कि इल्यूमिनेशन कितना हो रहा है, 15 लक्स। इस पॉइंट पर इल्यूमिनेशन ये बता रहा है, इसके कारण 15 लक्स हो रहा है, E इक्वल टू 15। तो अब आपको पता क्या करना है, डिस्टेंस, यानी कि ये हाइट पता करना है, सोर्स से वर्किंग प्लेन का डिस्टेंस क्या है। कैसे पता करोगे, आप कहोगे सर क्या ये इतना कुछ लिख रहे हो, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिखो। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ याद करिए इनको, I cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। थीटा क्या था, थीटा इस तरह से जितने रेज आ रहे थे उसके बीच का ये एंगल था, ये क्या है, वर्टिकल वाला ही हमें देखना है। इसका मतलब आप क्या कहोगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, E की वैल्यू है 15, I की वैल्यू दी गई है 60 इंटू कॉस 0 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिलेगा, h स्क्वायर इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी 4। तो h की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 2, तो यहां क्या आंसर होगा, +2, h इक्वल टू 2 मीटर, h इक्वल टू 2 मीटर। बात समझ में आ गई आपको, यानी 2 मीटर वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। जहां भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आपको सॉल्व कर देना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lamps is used as a sign or an indicator lamp? अब कह रहा है कि साइन या इंडिकेटर लैंप में किस लैंप को यूज किया जाता है उसके तरह। तो साइन या इंडिकेटर लैंप होता क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको सब याद आ जाएगा। बाइक, कार, स्कूटी, उसका आप इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर जो पीछे लगा रहता है वो कलर क्या होता है, रेड येलो टाइप का कलर उसकी लाइट का आता है, वही है इंडिकेटर लैंप। तो ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन से लैंप वो रहते हैं। हेलोजन नहीं रहता, ये तो बहुत हैवी लाइटिंग का काम करता है। फ्लोरोसेंट नहीं रहता है। इनकैंडेसेंट लैंप तो रहता ही नहीं है वहां। बचा नियॉन लैंप। होता क्या है, नियॉन गैस उसके अंदर भरे जाते हैं और बिल्कुल रेड टाइप का साइन करता है, वो रेड टाइप का साइन करता है, जो रेड कलर में बना दिया, इस तरह से इंडिकेटर देता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है नियॉन लैंप की, कि चूंकि ये कहां लगाते हैं आप, व्हीकल्स में लगाते हैं, कार में लगाते हैं, बुलेट में लगाते हैं, जिसको 150 की स्पीड से आप चला रहे हो, कितने जर्क रहते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि जहां भी इंडिकेटर लगा रहता है ना इस तरह से, तो इंडिकेटर जहां लगा रहता है तो वहां एक सॉकर लगा रहता है, इस तरह का सॉकर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि सॉकर क्या करेगा कि मैकेनिकल वाइब्रेशन को कम करेगा। और सबसे खासियत नियॉन लैंप की क्या होती है कि ये मैकेनिकल वाइब्रेशन को काफी अच्छा सस्टेन कर लेता है, ये डैमेज नहीं होता है, इसलिए आप जल्दी बहुत कम देखते होंगे कि इंडिकेटर आपका खराब हुआ। तो अब से कोई पूछेगा इंडिकेटर लैंप में किस चीज का यूज करते हैं, तो नियॉन लैंप रहता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर इंडोर लाइटिंग द रेंज ऑफ स्पेस इज टू हाइट 8। फिर से देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इंडोर लाइटिंग मतलब घरों में कहीं अगर हम लाइटिंग कर रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि लाइट के बीच का स्पेस, यानी दो लाइट के बीच का जो डिस्टेंस आप रख रहे हो, और हाइट मतलब क्या है, आपका ये ग्राउंड है, यहां के लिए आप लाइट लगा रहे हो, तो ये इसकी हाइट हुई h। ये कह रहा है कि d और h इसका रेशियो क्या होना चाहिए, d बाय h का मैक्सिमम रेशियो क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि 1:2 होना चाहिए। इसका मतलब अगर घर की हाइट आपकी 12 फीट की है, आप जो रेगुलर मतलब यूनिफॉर्म लाइटिंग के लिए अगर आप लगा रहे हो, तो मैक्सिमम आपको क्या करना पड़ेगा, 6 फीट से ज्यादा डिस्टेंस दो लाइट के बीच में नहीं देना है। खास करके जो आप सीलिंग में रिसेस लाइट लगवाते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर उससे थोड़ा कम रखते हो, मतलब आप अगर 1.5 रखते हो, ये क्या हुआ कि अगर आप 1.5 रखते हो, 1:1.5 रखते हो तो और अच्छा होगा, मतलब 2/3 रखते हो तो और अच्छा होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, अप टू 1:2। नेक्स्ट, डैश लैंप्स आर यूज्ड टू लाइट अप स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो देखो स्पोर्ट्स स्टेडियम में काफी अच्छे लाइट्स की जरूरत होती है, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। एफिशिएंसी सबसे अच्छा किसका, एफिशिएंसी आप देखोगे सोडियम वेपर लैंप्स का। एलईडीज का यूज किया जाने लगा, लेकिन चूंकि जब से आप एसएससी जेई का सिलेबस बना, ये सारी चीजें चल रहे हैं, आप उसके हिसाब से क्या टिक लगाओगे, सोडियम वेपर लैंप्स। और हकीकत में सोडियम वेपर लैंप्स अभी भी यूज किए जाते हैं। तो सोडियम वेपर लैंप्स यूज किए जाते हैं किसमें, स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां की फ्लड लाइट्स लगाते हो ना, ये फ्लड लाइट सारे क्या रहते हैं, सोडियम वेपर लैंप रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है चोक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। चोक क्या होता है, जो ट्यूबलाइट यानी मरकरी आप कहते हो, उसका स्टार्टर, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए हम वहां पर एक वोल्टेज, हैवी वोल्टेज देने के लिए हम चोक का यूज करते हैं। चोक क्या रहता है, इंडक्टर। इंडक्टर किन से बनता है, इंडक्टर बनता है वायर से। तो इंडक्टर का अपना एक इंडक्टेंस होगा L, और चूंकि ये वायर से बन रहा है, प्रैक्टिकल इंडक्टर है, तो दुनिया में कोई ऐसा तार आपको होगा जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, नहीं होगा। इस तार का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, तो यानी R और L। इसके बाद कोई तीसरा एलिमेंट है इसमें चोक में, नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, यानी ये क्या हुआ, सीरीज RL सर्किट। ये क्या हुआ चोक, सीरीज RL सर्किट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, RL सीरीज सर्किट। इसी से आप चोक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट, एसएससी जेईई 2019
आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपके घरों में या कहीं पर भी आप इंस्टॉलेशंस कर रहे हो, सारे लाइट्स लगा रहे हो, तो वहां पर एक आप सर्वे करते हो कि कितने रेटिंग का टोटल डिवाइस हम कनेक्ट करने वाले हैं। पंखा लगाते हो, बल्ब लगाते हो, मोटर लगाते हो, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, जो जो चीजें लगाते हो, टोटल एक लोड का सर्वे करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उस फॉर्म में आपको लिख कर देना हमारे पास इतने इतने टोटल लोड्स हैं, इतने स्विच बोर्ड्स हैं, ये सारी चीजें आपको लिखकर देनी पड़ती है। तो कह रहा है कि उसमें जो आप इनकैंडेसेंट लैंप लगाते हो, यानी कि लाल वाला बल्ब, जो पीला वाला बल्ब रहता है 10 रुपए वाला, वो बल्ब अगर आपके घर में है तो उसकी कितनी रेटिंग आप मानते हो? एक रेटिंग तो मानना पड़ता है। तो ये बल्ब है, इस बल्ब की क्या रेटिंग आप मानोगे? तो जो ये बल्ब होती है ना, इसका हम एवरेज रेटिंग 60 वाट मानकर चलते हैं। इस बल्ब का एवरेज रेटिंग 60 वाट मानकर चलते हैं। अब आप कहोगे सर फ्लोरोसेंट ट्यूब का कितना मानकर चलते हो? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का अगर हम लिखें, फ्लोरोसेंट ट्यूब का अगर हम लिखें, इसकी रेटिंग रहती है 40 वाट। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन का रेटिंग क्या मानते हैं? देखो जो पंखा रहता है ना, सीलिंग फैन, जनरली 75 वाट 80 वाट का आता है, लेकिन फिर भी इसको हम 60 वाट मानकर चलते हैं। क्योंकि अब तो देखोगे ढेर सारे फैन आ गए हैं, 50 वाट के फैन, 60 वाट के फैन, ढेर सारे फैन अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए जो इनकैंडेसेंट लैंप रहता है उसका रेटिंग 60 वाट आप मानते हो। अगर आपने 10 लाल वाला पीला वाला बल्ब लगाया तो यानी 600 वाट का पावर आपका वो कंज्यूम करेगा। तो आंसर डी करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स? ये कह रहा है कि कोई एक बल्ब लिए, बल्ब की रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग दी गई है 100 वाट। अब कह रहा है कि ये 2 घंटे तक इस बल्ब को जलाया जाए। तो जब ये 2 घंटे तक इस बल्ब को जलाओगे तो ये पूछ रहा है कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी एनर्जी ई कितना होगा। तो अब देखिए एनर्जी ई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी ई क्या होता है? ई इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बात समझ में आ गई? पावर इंटू टाइम। पावर क्या है? 100 वाट। टाइम क्या है? 2 आवर्स। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा? 200 वाट आवर। लेकिन यूनिट क्या दिया गया है? जूल और किलो जूल। जूल किसे कहते हैं? जूल कहते हैं, जूल को कहा जाता है वाट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, यानी कि पावर वाट में हो और टाइम सेकेंड में हो। तो सेकेंड में अगर टाइम हम रखें तो यहां क्या होगा? 200 इंटू वाट तो है ही, अब टाइम को सेकेंड में कर रहे हैं। सेकेंड मतलब 1 घंटा कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 200 इंटू 36 और टोटल यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। तो यहां से क्या मिला? 36 इंटू 2 72, इस पर कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो जूल। अब देखो किलो जूल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये तीनों जीरो मिलकर क्या बन जाएगा? किलो जूल मिल बन जाएगा। ये हो जाएगा 720 किलो जूल। 1 किलो बराबर 1000, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो, 720 किलो जूल। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, इसको आप सॉल्व कर दोगे या नहीं कर दोगे? आप कर दोगे सॉल्व। एसएससी जेईई 2020 का पेपर था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट emitted per second from a luminous body is defined as। अब कह रहा है कि लुमिनस बॉडी, लुमिनस बॉडी किसे कहते हैं? मतलब वैसा बॉडी जो लाइट का सोर्स हो, जिससे लाइट निकले। तो एक मान लो एक बॉडी है, इससे लाइट निकल रहा है, तो कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट इमिटेड पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना लाइट एमिट हुआ, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसी को कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। कितने लाइट निकले 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
Which of the following statements is not true for discharge lamps with regard to metal filament lamps? ये कह रहा है कि जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं ना, उसके बारे में कौन सा ये ट्रू नहीं है विथ रिगार्ड टू मेटल फिलामेंट लैंप। मेटल फिलामेंट लैंप क्या होता है? जिसमें फिलामेंट लगा हो, मतलब ये कह रहा है इनकैंडेसेंट लैंप से कंपेयर कर रहा है। किसका कंपैरिजन कर रहा है? फ्लोरोसेंट लैंप का। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन दिया गया है। पहला है टाइम इज नीडेड टू अटेन फुल ब्रिलियंस। अब देखिए होता क्या है कि फ्लोरोसेंट लैंप जब आप जलाते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये स्टार्ट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पिकअप होने में, एक स्टेबल लाइट देने में। इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है कि उसके कंपैरिजन में काफी जल्दी स्टेबल हो जाता है, यानी ये सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, ये आरएल रहता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा है। क्या है पहला स्टेटमेंट? टाइम इज नीडेड टू अटेन फुल ब्रिलियंस। तो बिल्कुल समय की जरूरत होती है, बिना समय के फ्लोरोसेंट लैंप नहीं काम करने वाला है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, यहां गलत को चुनना है। तो चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। लिख रहा है स्टार्टिंग बीइंग समहाउ डिफिकल्ट। इसका स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड्स स्टार्टर्स, इसमें स्टार्टर की जरूरत होती है। लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर से मैं एग्री नहीं करता हूं, ट्रांसफॉर्मर लगाकर क्या करोगे। लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट को भी हम सही ही मानेंगे क्योंकि इसने स्टार्टर मेंशन कर दिया है, इसमें स्टार्टर की जरूरत होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपको क्या करना है? गलत लोगों को निकालना है बाहर। तो गलत वाले लोग वैसे भी बाद में आपको मिलते हैं। तीसरे पर आइए, ऑपरेट्स एट हाई पावर फैक्टर। हाई पावर फैक्टर जैसे ही आपको दिखा आप कैच कर लो। पावर फैक्टर हाई किसका? इनकैंडेसेंट लैंप का, यूनिटी पावर फैक्टर। इसका पावर फैक्टर कितना? 0.6 लैग, 0.5 to 0.6 लैग। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा लिखा है हाई इनिशियल कॉस्ट। ये 10-20 रुपए में मिलने वाला बल्ब इनकैंडेसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप महंगा होता है, तो ऑफ कोर्स इसका कॉस्ट उसके कंपैरिजन में हाई है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी सही था। मतलब चौथा ऑप्शन डिस्चार्ज लैंप के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन सिर्फ सी ऑप्शन ही रॉन्ग है। हमें रॉन्ग को स्टेटमेंट को यहां चूज करना था, हेंस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपका राइट आंसर हो जा रहा है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एंगल जनरेटेड बाय ए सरफेस। ये कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा चीज जो है, ये चारों स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन सा है जो कि सरफेस के द्वारा एंगल जनरेट हुआ है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन स्पेस एंड ए पेरिफेरी ऑफ द एरिया। इसका मतलब है कि कह रहा है कि एक मान लो क्या कि इस तरह से कोई सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस हमने डिस्क ले लिया। अब कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है, यहां से इसका इस तरह से एंगल बन रहा है। और ये ध्यान से समझिए, 3D फिगर समझो। यहां यानी मैं बना रहा हूं, इस तरह से फिगर बन रहा है, ये अपर पार्ट हुआ और ये इसका लोअर पार्ट, यानी पूरा ये डिस्क है। मान लो ये पूरा एक डिस्क है, ये डिस्क पूरा है और यहां पर कोई पॉइंट रखा गया, तो यहां से एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, यानी चारों तरीके से ऐसे लगाओ, तो ये जो एंगल बनेगा ना, बीच का एंगल पूरा, इस बीच का पूरे एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो एंगल क्या कहलाता है। तो वैसे एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का यूनिट भी कभी कभी अगर आपसे पूछे तो सॉलिड एंगल का होता है यूनिट स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात? इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। सिंपल जो डिग्री उग्री एंगल देखते हैं ना, ये दो लाइन का बीच का एंगल बन गया डिग्री, तो ये सब एंगल नहीं है। रेडियन क्या होता है? एक आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है, ये एंगल है रेडियन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक पूरा का पूरा आपने लिया है, एक सरफेस लिया है, और वो सरफेस के सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे मिला रहे हो, फिर एक गोल सा एंगल बन रहा है आपका। एक जो आइसक्रीम खाते हो, ध्यान से सुनो, आप जो आइसक्रीम खाते हो ना, तो आइसक्रीम का पूरा सर्कुलर सरफेस है, और समझ लो उसी आइसक्रीम का कोन आइसक्रीम जो आपका बन रहा है, वही कोन आइसक्रीम के बीच का जो एंगल्स है ना, उसी एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइसक्रीम से आपको समझ में बात आ गई होगी, और आप लोग आइसक्रीम खा सकते हैं जाकर अगर मन करे तो।
तो यहाँ क्या है, सॉलिड एंगल, तो इसे सॉलिड एंगल कहा जाएगा। मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल्स फॉर एनी गुड लाइटिंग सिस्टम। किसी गुड लाइटिंग सिस्टम माने अच्छे लाइटिंग सिस्टम्स के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स एसेंशियल जरूरी होते हैं। अब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ा जाए। पहला स्टेटमेंट है एडिक्वेट इल्यूमिनेशन, यानी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ऑफ सुटेबल कलर ऑन द वर्किंग सरफेस। अब देखो कोई वर्किंग सरफेस है, वर्किंग सरफेस पर कुछ सुटेबल कलर की लाइटिंग होनी चाहिए। अब कोई कर देगा कि ब्लू कलर की लाइट दे देगा आपको, ब्लू कलर की लाइट जला लो और आप पढ़ पाओगे उसमें, नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ने के लिए आपको किस कलर की लाइट जलानी पड़ेगी, व्हाइट या येलो। एक सुटेबल कलर की लाइट होनी चाहिए वर्किंग सरफेस पे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एवॉइडेंस ऑफ हार्ड शैडोज। अब देखो कि लाइट में भी क्या होता है कि शैडो जिसे आप छाया कहते हो, वो शैडो ज्यादा नहीं बनने चाहिए, बहुत हैवी शैडोज नहीं बनने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपने लाइटिंग सिस्टम लगा दिया, अब यहां पर मान लो आपकी हाइट 6 फीट है, आप खड़े हुए, यहां पर एक बल्ब जल रहा था, अब आपने क्या करा कि यहां से यहां पूरा आपका शैडो बन गया, यहां से यहां आपका शैडो बन गया। अब यहां कोई चीज रख दोगे वो दिखाई नहीं देगा। इस तरह के बहुत लंबा लंबा शैडो नहीं बनना चाहिए। उस शैडो को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, ऊपर रिसेस लाइटिंग लगा दो, सारा सॉल्यूशन चला जाएगा। ऊपर छत पे डायरेक्ट लाइटिंग लगाओ, रिसेस लाइटिंग, कोई शैडो नहीं बनेगा। दीवार पे आप बल्ब लगाओगे एक तरफ तो आपको शैडो बनेगा, तो ये भी सही है। तीसरा है एवॉइडेंस ऑफ ग्लेयर। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो चमक होती है ना, चकाचौंध, जिसके कारण आप देख नहीं सकते, उसको अवॉइड करना जरूरी रहता है। अवॉइड मतलब वो नहीं होना चाहिए आपके लाइटिंग सिस्टम में, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा, मेंटेनेंस फ्री। अब देखो कि ऐसे लाइट लगा दो जो कि हर 2-3 महीने पर रिप्लेसमेंट की जरूरत हो, मेंटेनेंस की जरूरत हो, वो मेंटेनेंस फ्री लाइट भी होना चाहिए। जैसे मैंने अपने घर में रिसेस लाइट लगवा लिया, अब वो रिसेस लाइट टाइम टू टाइम खराब होते रहता है, और तो इसलिए मेंटेनेंस फ्री लाइट होना चाहिए, ये एक एसेंशियल पार्ट है। इसलिए चारों स्टेटमेंट सही हैं। आप देखिए चारों स्टेटमेंट सही का ऑप्शन सी दिया हुआ है। एसएससी जेईई 2022 के इस क्वेश्चन में आंसर, 2020 के क्वेश्चन में आंसर क्या थे इसके, ऑप्शन सी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कह रहा है इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है, और वो भी क्या हो रहा है, रेडिएटेड फ्रॉम वन बॉडी, यानी एक कोई बॉडी है, इस बॉडी से रेडिएट हुआ है, मतलब बाहर निकला है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। जो कि क्या है, इसको, जो हम लोगों का आंख होता है ना, हम लोग इस अपने आंख से इसको महसूस कर सकें, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिसको आप अपने आंखों से महसूस कर लो, वो क्या कहलाता है। करंट, देखो करंट को आप आंखों से महसूस कर पाओगे नहीं, किसको आप अपने आंख से महसूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन को आंख से महसूस करोगे, वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में नहीं आ रहा है। हीट नहीं, करंट नहीं, लाइट, लाइट आपने कहीं देखा, आपने आंख से महसूस कर लिया, और समझ लो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पर आइए, फिर से एक न्यूमेरिकल आ रहा है। आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हो ना तो मन करता होगा अरे यार ये 2-4 मिनट का तो समय ले ही लेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ क्यों देते हैं ये लोग। लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे आपसे, या कभी आपको पेपर सेट करने का मन करे तो फिर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालना एसएससी जेईई में। द इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट, ये कह रहा है इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट ऑन वर्किंग प्लेन, ये कह रहा है कि एक वर्किंग प्लेन है, चलिए एक वर्किंग प्लेन बनाइए। वर्किंग प्लेन बना लिए, इस पर एक कोई पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं, यहां पर कह रहा है कि इल्यूमिनेशन दिया गया है 80 लुमेंस पर मीटर स्क्वायर, यानी ई दिया गया है 80 लुमेंस पर मीटर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू दी गई है। अब कह रहा है कि द लैंप गिव्स 180
सीपी कैंडल पावर यूनिफॉर्मली बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी ये क्या रखा है कि लैंप को डायरेक्टली बिलो द लैंप एक पॉइंट लिया गया और ये है लैंप, समझ में आ गया, डायरेक्ट एकदम वर्टिकल रखा गया है। ये लैंप का क्या है, कैंडल पावर 180 है, मतलब आई दिया गया है 180। बात समझ में आ गई। अब इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाता है, 0। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट एट विच लैंप इज सस्पेंडेड, यानी आप उस हाइट को कैलकुलेट करें जितने ऊपर लैंप को लटकाया गया है। फॉर्मूला लैम्बर्ट्स लॉ लगाइए, आई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। यहां से क्या होगा, ई की वैल्यू क्या है 80, आई की वैल्यू क्या है 180 इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस 0 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। यहां से मिलेगा एच स्क्वायर आपको मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय 80, यहां से आपको मिलेगा 2.25। यहां से h की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1.5, आपको प्लस का वैल्यू लेना है, यानी 1.5 मीटर है। आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल का साइकिल रिपीट कर रहा है। आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आपको मिल जाए ये डायरेक्ट इस तरह का न्यूमेरिकल जिसका आंसर बी करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स यूज द फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंस। अब फ्लोरोसेंस का फेनोमेनन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि फ्लोरोसेंट लैंप में एक कोटिंग की जाती है, यहां पर एक कोटिंग की जाती है, फोस्फर कोटिंग की जाती है, जो कि क्या करता है कि यहां से लैंप के अंदर से कौन सा लाइट निकला था, अल्ट्रावायलेट लाइट निकला था, ये इस कोटिंग पर आता है फॉस्फर पर। तो ये क्या करता है, इसको विजिबल रे में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट इट्स इनटू विजिबल रेज। तो इसी को आप देख सकते हो, इसी फेनोमेनन को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ये किस में मिलेगा आपको, ये फ्लोरोसेंट लैंप में मिलेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम्स, इसमें से कौन से लाइटिंग सिस्टम है जिसमें मोर देन 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स, जिसमें कि 90% से अधिक लाइट फ्लक्स जो है उसको क्या किया जा रहा है, इज मेड टू फॉल डायरेक्टली ऑन द वर्किंग प्लेन विथ द हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर। वर्किंग प्लेन आपका क्या है, ये मान लो वर्किंग प्लेन है। अब कह रहा है कि 90% से अधिक लाइट को डायरेक्ट एकदम रिफ्लेक्टर की मदद से एकदम डायरेक्ट वर्किंग प्लेन पर लाया जा रहा है, कितने, मोर देन 90%। तो ये किस लाइट का एग्जाम्पल होगा, ये सीधे आपका क्या होगा, डायरेक्ट लाइट का एग्जाम्पल होगा, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का एग्जाम्पल होगा। अब आप क्या कहोगे, आपके मन में एक सवाल होगा, वो मैं समझ रहा हूं। आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको सेमी इनडायरेक्ट बोल दें या सेमी डायरेक्ट बोल दें, इसको डायरेक्ट लाइटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा बोल रहा है, 100% तो नहीं बोल रहा है। देखो हमने आपको बताया था कि सेमी डायरेक्ट लाइटिंग भी होता है। अब सेमी डायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है कि लगभग 50 to 60% लाइट को हम डायरेक्ट फॉल कराते हैं, ये रहता है डायरेक्ट फॉल कराते हैं, और बाकी लाइट इनडायरेक्टली फॉल होता है, यानी बाकी लाइट सीलिंग पर भेज देते हैं, वॉल पर भेज देते हैं, तो 90% नहीं होता है। नेक्स्ट सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि 50 to 60% लाइट को इनडायरेक्ट फॉल कराते हैं, 50 to 60% लाइट को इनडायरेक्ट फॉल कराते हैं और बाकी लाइट को डायरेक्ट फॉल कराते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डायरेक्ट लाइटिंग। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि लक्स इज इक्वल टू व्हाट। आप क्या जानते हो लक्स, लक्स क्या होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। लक्स इज इक्वल टू नथिंग बट ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इल्यूमिनेंस का यूनिट लक्स, और इसे क्या लिखते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ, लक्स 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि लाइटिंग इन रेस्टोरेंट और मॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या है कि रेस्टोरेंट्स और मॉल्स जो होते हैं उसमें हम लाइटिंग जो करते हैं उस वो किस चीज का एग्जांपल है। तो देखिए डोमेस्टिक लोड तो आप घर वाला लोड होता है,
कॉमर्शियल लोड क्या होता है कि थोड़ा सा बड़े बिजनेस के लिए आप लोड लेते हैं, उसको कहा जाता है कॉमर्शियल लोड। आप चाहो तो एक ट्रांसफार्मर भी लगवा लो। इंडस्ट्रियल लोड क्या होता है कि आपने डायरेक्ट 11 केवी 33 केवी से डायरेक्ट कनेक्शन लिया, ट्रांसफार्मर आया, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए ले रहे हो, वो कहलाता है इंडस्ट्रियल लोड। एग्रीकल्चरल लोड किसको कहते हैं? जो खेतों में ट्यूबवेल्स के लिए लिए हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लोड। तो लाइटिंग, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में कैसे लोड लिए जाते हैं उसमें ठीक ठाक लोड का रिक्वायरमेंट होता है, तो डोमेस्टिक लोड के कैटेगरी में वो नहीं आएगा, वो आता है कॉमर्शियल लोड के कैटेगरी में। कॉमर्शियल लोड, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसएससी जेईई 2021। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम्स, इसमें से किस लाइटिंग सिस्टम में 90% टू 100% ऑफ द टोटल लाइट फ्लक्स, यानी कि टोटल लाइट फ्लक्स का 90 से 100% तक, 90 टू 100% टोटल लाइटिंग फ्लक्स को क्या किया जाता है? थ्रोन अपवर्ड टू द सीलिंग। मतलब लाइट यहां है, इसको कहां भेज दो? सीधे 90% लाइट को थ्रोन अपवर्ड टू सीलिंग पर भेज दो, यानी छत पे भेज दो लाइट को। और क्या होता है कि वहां से फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कराया जाता है, यानी वहां से लाइट फिर नीचे लाया जाता है। इस लाइट को अभी हमने एक्सप्लेन किया, कौन सी लाइट कहते हैं? इनडायरेक्ट लाइटिंग, क्योंकि 90% से लगभग 100% आप ऊपर ही भेज दे रहे हो, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो रहा इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सेमी इनडायरेक्ट कब आएगा? जब अगले हो सकता है एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछ दे 50 टू 60%, आंसर क्या होगा? सेमी इनडायरेक्ट। तो बात समझ में आ गई, ये रहा इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। एसएससी जेईई 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, which of the following lamps does not suffer from स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट? तो ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है कि आप जब एसी सप्लाई आता है, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज। 50 हर्ज मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल मिलता है। 50 साइकिल का मतलब टोटल 100 बार क्या होता है? 100 टाइम्स करंट जीरो होता है। करंट जीरो होता है, 100 टाइम्स करंट जीरो होता है। इसका मतलब समझिए, अगर आपने फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ये सब अगर आपने लगा लिया है घरों में रात का समय, अभी मेरी स्थिति देखो, आप देख रहे हो कि मेरे फेस पर लाइट बार बार ब्लिंक कर रहा है, डार्क व्हाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, क्योंकि अल्टरनेटिंग सप्लाई से घर रूम का ट्यूबलाइट और बल्ब जल रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये जो लैपटॉप का कैमरा है, ये ऑब्जर्व कर पा रहा है कि 100 बार ये लाइट जीरो हो रहा है, बार बार जीरो हो रहा है। हम लोग अपने आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर जा रही है तो हम अपने आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसे, लेकिन उसका मूवमेंट ये कैमरा, लैपटॉप का कैमरा देख पा रहा है। इसलिए आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। तो मेरा फेस ही अभी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का जीता जागता उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि हम अभी एलईडी लैंप लगा रखे हैं। तो ये चीज किसमें नहीं होता है? ये एकमात्र लैंप है जिसमें नहीं होता है, दैट इज इनकैंडेसेंट लैंप। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लैंप में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, हीटिंग के कारण आपको करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होता है। ये हीटिंग क्या होता है? अब हीटिंग का देखो, हीटिंग में क्या होता है? बार बार आप जीरो जीरो कर रहे हो, उससे हीटिंग लोड इफेक्ट होगा? नहीं होगा, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसलिए इसका लाइट सही रहता है। बाकी तीनों स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। आप देखते होंगे कि कोई रोटेटिंग, जैसे आपका पंखा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं आपको। जो आपका पंखा है, ये पंखा क्या है? सीलिंग फैन आपका मान लो रोटेट कर रहा है। जो रोटेट करता है ना, तो दिन में देखते हो कि आप ठीक ठाक देख पाते हो रोटेट कर रहा है। रात में आप देखोगे कि जब लाइट जला दोगे ना घर का फ्लोरोसेंट लैंप या एलईडी, आप देखोगे कि पंखा ऐसे रोटेट कर रहा है। फिर आप देखो कि पंखा लग रहा है कभी उल्टा घूम रहा है, कभी लग रहा है फैन कम स्पीड से घूम रहा है। क्योंकि रोटेटिंग बॉडी पर जब वो लाइट फॉल करता है ना, फिर आप अपने आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको लगेगा कि रोटेटिंग बॉडी या तो उल्टा रोटेट कर रहा है या धीरे रोटेट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इनकैंडेसेंट लैंप सही है। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे सर फिर वही लैंप अच्छा है, मैं जाऊंगा 10 रुपये में, पता नहीं रेट 20 रुपया हो गया होगा, तो मैं वही बल्ब खरीद के लाऊंगा और वही बल्ब लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आप वही बल्ब लगाइए
उससे आपको बिजली की बहुत ज्यादा खपत होगी, बिजली बिल देना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इल्यूमिनेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हमें लगता है कि इन 4 सेशंस को आप जब देखेंगे, अच्छे से प्रॉपर लेक्चर बना लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक लगभग क्लियर हो गया है। एसएससी जेईई में पूछे गए सारे क्वेश्चन पिछले 20 सालों के, 15-20 सालों के हमने डिस्कस कर लिए इल्यूमिनेशन चैप्टर से। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन।